हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कि अब आपके द्वारा यदि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उस केस में आपको न्यू टैक्स रिजीम में कौन कौन सी ऐसी एग्जाम्पशन और डिडक्शन है जो कि प्रोवाइड की जाती है। क्योंकि काफ़ी सारे पर्सन का ये डाउट रहता है कि एग्जाम्पशन और डिडक्शन सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही प्रोवाइड की जाती है, न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी एग्जाम्पशन और डिडक्शन जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो जैसा कि अब आपको पता होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा जो बजट 2025 प्रेजेंट किया गया, उस बजट में गवर्नमेंट के द्वारा न्यू टैक्स रिजीम में कई सारे मेजर चेंजेस है जो कि अनाउंस किए गए हैं। तो सबसे बड़ा मेजर चेंजेस जो गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है वो आपके टैक्स स्लैब रेट में अनाउंस किया गया है। यानी कि जहां आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 7 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्ट होती थी और आप उस इनकम के संबंध में 87A में 20,000 रुपए की रिबेट का बेनिफिट ले सकते थे। तो ये लिमिट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा बजट 2025 में इंक्रीज करके 12 लाख रुपए कर दी है। यानी कि अब यदि आपके फाइनेंशियल ईयर 25-26 की इनकम 12 लाख रुपए तक है और उस इनकम में यदि कोई भी स्पेशल कैटेगरी की इनकम नहीं है तो वो इनकम आपकी पूरी की पूरी टैक्स फ्री रहने वाली है। और साथ ही आप 87A में 60,000 रुपये की रिबेट का बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन अलाउड इन न्यू टैक्स रिजीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27। तो अब यदि आपको 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच में यदि कोई इनकम है जो कि अर्न होती है तो उस इनकम में से आप कौन कौन सी ऐसी एग्जेम्पशन और डिडक्शन है जो कि न्यू टैक्स रिजीम में क्लेम कर सकते हैं। तो फर्स्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरी एंड पेंशन इनकम। तो अब यदि मान लो आप कहीं जॉब करते हैं और वहाँ से अगर आपको कोई सैलरी की इनकम रिसीव होती है या फिर एक एज के बाद में आप रिटायर हो जाते हैं और वहाँ से यदि आपको पेंशन की इनकम रिसीव होती है तो उस केस में यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 25-26 की ITR ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल की जाती है तो वहाँ पे आप फ्लैट 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और यदि न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल की जाती है तो आप 75,000 रुपये की फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी या पेंशन की इनकम में से क्लेम कर सकते हैं। सेकेंड है स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर हाउस प्रॉपर्टी। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा कोई हाउस प्रॉपर्टी है जो कि रेंट पे दी जाती है और वहाँ से यदि आपको कोई भी रेंटल इनकम है जो कि रिसीव होती है तो उस केस में आप फ्लैट 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन अपनी रेंटल इनकम में से क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर फैमिली पेंशन। तो अब यदि मान लो आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कोई फैमिली पेंशन की इनकम रिसीव होती है तो उस केस में यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल करते हैं तो आपको जितनी फैमिली पेंशन रिसीव होती है उसका 1/3 और 15,000 रुपये दोनों में से जो भी कम है उसकी आप ओल्ड टैक्स रिजीम में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके द्वारा ITR न्यू टैक्स रिजीम में फाइल की जाती है तो उस केस में आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जितनी फैमिली पेंशन रिसीव होती है उसका 1/3 और 25,000 रुपये दोनों में से जो भी कम है उसकी डिडक्शन आप अपने रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है मार्जिनल रिलीफ अंडर सेक्शन 87A। तो अब यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 25-26 की ITR यदि न्यू टैक्स रिजीम में फाइल की जाती है तो वहाँ पे आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो अब ये मार्जिनल रिलीफ क्या होती है, तो अब यदि मान लो आपकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की इनकम 12 लाख रुपये से थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में आपको 4 लाख रुपये से जितनी ज़्यादा इनकम है उस पर टैक्स का पेमेंट ना करके आपकी 12 लाख रुपये से जितनी ज़्यादा इनकम है उतना ही टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो यदि आपकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो इनकम है वो 12,10,000 रुपये हो जाती है तो उस केस में आपको सिर्फ एक्स्ट्रा 10,000 रुपये का टैक्स ही गवर्नमेंट को पे करना है। तो इस तरीके से यदि आपकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की इनकम यदि 12 लाख रुपए से लेके 12,75,000 रुपये के बीच में है तो आप मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट न्यू टैक्स रिजीम में ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल करते हैं तो वहाँ पे मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो अब यदि मान लो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में यदि आप रिटायरमेंट लेते हैं और यदि आपके द्वारा न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल की जाती है तो वहाँ पे आपको रिटायरमेंट से रिलेटेड भी कई सारे बेनिफिट है जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं। तो फर्स्ट है लीव एंकेजमेंट। तो अब यदि आपके द्वारा रिटायरमेंट लिया जाता है तो रिटायरमेंट के टाइम में आपको जो अपने एम्प्लॉयर से अमाउंट प्रोवाइड की जाती है तो उस केस में यदि आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपकी 25 लाख रुपए तक की अमाउंट जो है वो टैक्स फ्री है। नेक्स्ट यदि मान लो आपको रिटायरमेंट के टाइम में अगर कोई ग्रेजुटी है जो कि प्रोवाइड की जाती है आपके एम्प्लॉयर से तो उस केस में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसके लिए ग्रेजुटी की अमाउंट पूरी की पूरी टैक्स फ्री होती है। लेकिन यदि आप एक
एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस केस में आपकी मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक की ग्रेजुटी की जो अमाउंट है वो न्यू टैक्स रिजीम में एग्जेम्प्ट होगी। नेक्स्ट है वॉलेंट्री रिटायरमेंट बेनिफिट। तो अब यदि आपके द्वारा वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया जाता है तो उस केस में रिटायरमेंट पे जो आपको अमाउंट रिसीव होती है तो उस केस में 5 लाख रुपए तक की जो आपकी अमाउंट होती है वो टैक्स फ्री होती है, यानी कि 5 लाख रुपए तक की अमाउंट पे आपको कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देना है। तो इस तरीके से ये 3 बेनिफिट है जो कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट बेनिफिट। तो फर्स्ट है पीपीएफ एंड सुकन्या समृद्धि योजना। तो अब यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 25-26 में पब्लिक प्रोविडेंट फंड में या सुकन्या समृद्धि योजना में कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उस केस में आप ओल्ड टैक्स रिजीम में सेक्शन 80C में 1,50,000 रुपये की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपके द्वारा जो ये इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं उसकी आपको 80C में कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आपको पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना से जो इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड होती है और साथ ही मैच्योरिटी पे जो आपके द्वारा ये अमाउंट विड्रॉल की जाती है, ये अमाउंट पूरी की पूरी आपकी न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स फ्री होती है, यानी कि आपको इस इनकम पे कोई भी टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं करना है। सेकंड है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो अब यदि मान लो आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो उस केस में आपके द्वारा जो इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया जाता है उसकी आप न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। लेकिन मैच्योरिटी पे जो आपको अमाउंट रिसीव्ड होती है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की वो आपकी न्यू टैक्स रिजीम में सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D में पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट होती है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। तो अब यदि मान लो आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 में पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से कोई इंटरेस्ट इनकम है जो कि रिसीव होती है तो उस केस में यदि आपका सिंगल अकाउंट है तो आप न्यू टैक्स रिजीम में 3500 रुपये की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका पोस्ट ऑफिस में जॉइंट अकाउंट है तो उस केस में आपके द्वारा जो इंटरेस्ट इनकम अर्न की जाती है उसकी 7,000 रुपये तक की डिडक्शन आप न्यू टैक्स रिजीम में क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउस प्रॉपर्टी बेनिफिट्स। तो फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन होम लोन। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कोई हाउस प्रॉपर्टी है जो कि रेंट पे दी जाती है और उस रेंटेड प्रॉपर्टी के संबंध में यदि आपने कोई होम लोन ले रखा है तो अब आपके द्वारा जो उस होम लोन पे इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है उसकी आप न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपको जो डिडक्शन प्रोवाइड की जाती है इंटरेस्ट अमाउंट की वो उतनी ही प्रोवाइड की जाएगी जितनी आपकी रेंटल इनकम है, यानी कि आप अपनी रेंटल इनकम से ज़्यादा इंटरेस्ट अमाउंट की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब यदि आपकी मान लो इंटरेस्ट अमाउंट आपकी रेंटल इनकम से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में आपके द्वारा जो एक्सेस इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है वो आपका इंटरेस्ट लैप्स हो जाएगा, यानी कि आप उसकी कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। और यदि आपको कोई हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हो रहा है तो उस लॉस को भी आप न्यू टैक्स रिजीम में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिलीफ ऑन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज़। तो बजट 2025 में गवर्नमेंट के द्वारा सभी होम ओनर्स को एक बेनिफिट ये प्रोवाइड किया गया है कि अब यदि उनकी 2 से ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो उस केस में वो किसी भी 2 प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी मान के उसकी एनुअल वैल्यू को नील कंसीडर कर सकते हैं। यानी कि अब यहाँ पे टैक्स पेयर को ये प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि उनकी जो प्रॉपर्टी वेकेट है वो किसी बिजनेस या प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट की रीज़न की वजह से वेकेट है। यानी कि अगर उनकी दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो किसी भी रीज़न की वजह से वेकेट है और यदि उन्होंने रेंट पे नहीं दे रखी है तो उस केस में जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसको भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी ही माना जाएगा। नेक्स्ट है अलाउंसेस। तो अब यदि मान लो आप कहीं जॉब करते हैं और आपके एम्प्लॉयर के द्वारा अगर कोई अलाउंसेस है जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं तो उसमें से कुछ सर्टेन अलाउंसेस होते हैं जिनकी आप न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। तो अब यदि मान लो कोई एम्प्लॉय है जो कि ब्लाइंड है, डम है या हैंडीकैप्ड है और यदि उसके द्वारा ऑफिशियल पर्पज़ के दौरान अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस है जो कि बियर किए जाते हैं तो उस केस में उसके एम्प्लॉयर के द्वारा 3500 रुपये पर मंथ के अलाउंसेस जो है वो एम्प्लॉय को प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है डेली अलाउंस। तो अब यदि मान लो कोई एम्प्लॉय है जिसके द्वारा ऑफिशियल पर्पज़ के लिए अगर कोई टूर किया जाता है और उसके दौरान यदि उसके द्वारा कोई फूड के एक्सपेंसेस किए जाते हैं तो डेली अलाउंस भी उसके एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है कन्वेंस अलाउंस। तो अब यदि मान लो कोई एम्प्लॉय है जिसके द्वारा ऑफिशियल ड्यूटीज़ के दौरान अपने पॉकेट से अगर कोई कन्वेंस के एक्सपेंसेस है जो कि किए जाते हैं तो उस केस में उसके एम्प्लॉयर के द्वारा कन्वेंस अलाउंसेस भी प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग अलाउंसेस।
तो अब यदि मान लो कोई एम्प्लॉई है, उसके द्वारा ऑफिशियल टूर के दौरान अगर कोई ट्रैवलिंग के खर्चे किए जाते हैं, या फिर मान लो उसका किसी दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफ़र हो जाता है, या फिर मान लो कंपनी ही किसी दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट हो जाती है, तो उस केस में उसकी जो कंपनी होती है उसके द्वारा अपने एम्प्लॉयर जो है उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट होने के लिए जो ट्रैवलिंग के खर्चे बियर किए जाते हैं, उसके संबंध में अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये जो अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, ये पहले आपकी सीटीसी का पार्ट बनते हैं और उसके बाद आपको इसकी डिडक्शन अलाउड की जाती है। नेक्स्ट है कैपिटल गेन बेनिफिट्स। तो फर्स्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 25-26 में यदि किसी लिस्टेड इक्विटी शेयर को सेल करने से यदि कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, या फिर म्यूचुअल फंड या बिजनेस ट्रस्ट की कोई यूनिट है जिसको सेल करने से अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है और उस पर यदि आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का पेमेंट कर रखा है, तो उस केस में आपका 1,25,000 रुपये तक का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो आपका टोटली एग्जेम्प्ट है, यानी कि 1,25,000 रुपये तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। तो फर्स्ट है सेक्शन 54। अब यदि मान लो आपके द्वारा कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जो कि सेल की जाती है और उससे यदि आपको कोई प्रॉफिट होता है और उस कैपिटल गेन को आप फर्दर से री इन्वेस्ट कर देते हैं किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को परचेज करने में, तो कंडीशन ये है कि आपका जो कैपिटल गेन है वो 54F में एग्जेम्प्ट तभी माना जाएगा यदि आपके द्वारा जो ये री इन्वेस्टमेंट किया जाता है ये प्रॉपर्टी सेल करने के 1 साल पहले या प्रॉपर्टी सेल करने के 2 साल के बाद में किया जाता है। नेक्स्ट है सेक्शन 54F। तो अब यदि मान लो आपको अलग अलग सोर्सेज से अगर कोई कैपिटल गेन रिसीव हो रहा है और उसको यदि आप फिर से री इन्वेस्टमेंट कर देते हैं किसी नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को परचेज करने में, तो उस केस में आपका जो कैपिटल गेन होता है वो सेक्शन 54F में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि आपके द्वारा जो ये री इन्वेस्टमेंट किया जाता है ये प्रॉपर्टी सेल करने के 1 साल पहले या प्रॉपर्टी सेल करने के 2 साल के बाद में किया जाना चाहिए। एंड लास्ट है सेक्शन 54EC। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कोई भी असेट्स है जो कि सेल की जाती है और उसे सेल करने से अगर आपको कोई कैपिटल गेन होता है, तो उस कैपिटल गेन को आप फर्दर से किसी स्पेसिफाइड बॉन्ड को परचेज करने में री इन्वेस्टमेंट कर देते हैं विदिन 6 मंथ्स में, तो उस केस में आपको ये एग्जेम्पशन अलाउड हो जाएगी। लेकिन साथ ही कंडीशन ये है कि आपके द्वारा जो ये स्पेसिफाइड बॉन्ड परचेज किए जाते हैं इस बॉन्ड को आपको मैच्योरिटी पीरियड तक होल्ड करके रखना है। यदि आप मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही इन बॉन्ड को सेल कर देते हैं तो उस केस में फिर आपको सेक्शन 54EC में कोई भी डिडक्शन प्रोवाइड नहीं की जाएगी और आपको जितना कैपिटल गेन हो रहा है उस कैपिटल गेन पे आपको टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। तो इस तरीके से यदि आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कोई कैपिटल गेन होता है तो न्यू टैक्स रिजीम में आप कैपिटल गेन के संबंध में भी एग्जेम्पशन और डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है अदर एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन अलाउड इन न्यू टैक्स रिजीम। तो फर्स्ट है एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। तो अब यदि आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कोई एग्रीकल्चर इनकम रिसीव होती है तो जनरली एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन यदि वो इनकम एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा होती है तो उस केस में आपकी कितनी एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होगी और कितनी टैक्सेबल होगी उसकी कैलकुलेशन फार्मूला बेसिस पे की जाती है। नेक्स्ट है गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स विदाउट लिमिट। तो अब यदि आपको अपने रिलेटिव से कोई भी गिफ्ट है जो कि रिसीव्ड होता है, चाहे वो कैश में हो, चाहे काइंड में हो, चाहे वो आपके किसी मैरिज ओकेजन पे हो या किसी बर्थडे पार्टी के ओकेजन पे अगर आपको रिसीव होता है तो वो टोटली एग्जेम्प्ट है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यदि आप कोई कैश में गिफ्ट रिसीव करते हैं अपने रिलेटिव से तो 2 लाख रुपये से ज़्यादा का गिफ्ट कैश में रिसीव ना करें, क्योंकि यदि आप 2 लाख रुपये से ज़्यादा का कोई गिफ्ट कैश में रिसीव करते हैं तो वहाँ पे आपके सेक्शन 269 ST के प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं और साथ ही आपको 100% पेनल्टी का भी पेमेंट करना पड़ सकता है। लेकिन यदि कोई गिफ्ट है जो कि आपको काइंड में रिसीव्ड हो रहा है तो वो आप कितनी भी अमाउंट का ले सकते हैं। नेक्स्ट है गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रिलेटिव एग्जेम्प्ट अप टू ₹50,000। तो अब यदि आपको किसी नॉन रिलेटिव से, यानी कि जो रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर नहीं होते हैं, उन पर्सन से अगर आपको कोई भी गिफ्ट रिसीव होता है, जैसे कि मान लो अगर आपको अपने फ्रेंड से कोई गिफ्ट रिसीव हो रहा है और उसकी वैल्यू यदि 50,000 रुपये तक है तो वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन यदि गिफ्ट की वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में फिर आपकी पूरी की पूरी अमाउंट टैक्सेबल हो जाती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में। नेक्स्ट है यदि मान लो आपके द्वारा कोई भी
फर्नीचर है, मशीनरी है, प्लांट है जो कि रेंट पे दिया जाता है और वहाँ से यदि आपको कोई भी इनकम अर्न होती है तो उस इनकम में से यदि आपके द्वारा मशीनरी, फर्नीचर या प्लांट के संबंध में कोई भी मेंटेनेंस के, रिपेयर के या इंश्योरेंस के खर्चे किए जाते हैं तो आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 80CCD2। अब यदि आपके एम्प्लॉयर्स के द्वारा यदि सेक्शन 80CCD2 में अगर कोई कंट्रीब्यूशन किया जाता है तो उस केस में आप न्यू टैक्स रिजीम में बेसिक सैलरी प्लस DA का 14% डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन इन अग्निवीर कॉर्पस फंड अंडर सेक्शन 80CCH सबसेक्शन 2। तो अब यदि किसी अग्निवीर के द्वारा अग्निवीर कॉर्पस फंड में अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन किया जाता है तो उस केस में वो न्यू टैक्स रिजीम में सेक्शन 80CCH सबसेक्शन 2 में डिडक्शन क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन अलाउड अंडर सेक्शन 32 बट नॉट एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा कोई भी प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्चर्स है, AC है या कोई भी अदर असेट्स है जो कि आपके द्वारा बिजनेस पर्पज़ के लिए परचेज की जाती है तो उस केस में आप सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आपके द्वारा जो न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज की जाती है उसकी न्यू टैक्स रिजीम में आप एडिशनल डेप्रिसिएशन जो प्रोवाइड किया जाता है 20% से, उसकी डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन और एनहांस कंपनसेशन एग्जेम्प्ट अप टू 50%। तो अब यदि आपको गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी कंपनसेशन या एनहांस कंपनसेशन पे इंटरेस्ट अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है तो उस केस में आपको जितना इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है उसका 50% अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट होता है और रिमेनिंग अमाउंट आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एडिशनल स्टाफ कॉस्ट एट द रेट ऑफ 30% फॉर 3 consecutive ईयर अंडर सेक्शन 80JJAA। तो अब यदि किसी भी एलिजिबल बिजनेस एंटरप्राइजेज है उसके द्वारा यदि कोई एडिशनल स्टाफ रखा जाता है तो उस केस में एडिशनल स्टाफ की जो कॉस्ट होती है उसका 30% वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80JJAA में। नेक्स्ट है प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। तो अब यदि आप अपनी ITR न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं तो वहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। यानी कि यदि आपके फाइनेंशियल ईयर 25-26 में बिजनेस का जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ रुपए तक है और जो आपकी प्रोफेशनल रिसिप्ट है वो यदि 50 लाख रुपए तक है तो उस केस में आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप अपनी कैश सेल का 6% और जो आपकी ऑनलाइन सेल है उसका 8% प्रॉफिट जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन यदि मान लो आपको बिजनेस या प्रोफेशन से जो भी रिसिप्ट रिसीव होती है उसका यदि 5% आपको कैश में रिसीव होता है और 95% यदि आपको डिजिटल मोड में रिसीव होता है तो उस केस में फिर आपके बिजनेस टर्नओवर की जो लिमिट है वो 2 करोड़ से 3 करोड़ रुपए और जो आपकी प्रोफेशनल रिसिप्ट है उसकी लिमिट 50 लाख से 75 लाख रुपए कंसिडर की जाएगी। तो इस तरीके से ये सारी एग्जाम्पशन और डिडक्शन है जो कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरीके से यदि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की ITR यदि न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं तो न्यू टैक्स रिजीम में भी आपको 30+ एग्जाम्पशन और डिडक्शन है जो कि प्रोवाइड की जाती है जिसका यूज़ करके आप अपना काफ़ी हद तक टैक्स जो है वो सेव कर सकते हैं। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।